सर वीडियो चली। 1 मिनट। अरे आलोक सर, अरे मैं ये बोल रहा था कि अभी मैंने बात की थी ठीक है ना, तो 10 बजे कह रहे हैं, तो 10 बजे का टाइम दे दो, तो हम लोग यहाँ से आ जाएंगे, आप वहाँ समझ जाना, ठीक है ना। तो फिर वही 11 बजे से क्लास होगी, पहले डांस सेशन में पढ़ा शुरू कर देना, क्या करते हैं। चलो तो ये बात करो, ठीक है, क्लास में जाना, ठीक, चलो। हेलो, आवाज आ रही है सर? यस सर, आ रही। ठीक ठीक। पेपर दिया था? यस सर। क्या थोड़ा बहुत किया है? हैं? यस सर। सर एक डाउट बता दीजिए। क्या सर मैंने आपको व्हाट्सएप करा था। अरे यार इतने आते हैं, मैं भूल जाता हूँ, पता नहीं कितने तो डाउट होते हैं। मैं दोबारा भेज दे रही हूँ। हाँ दोबारा भेज दो। दूसरे वाले नंबर पे भेजूं? दूसरे वाले मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। वो नहीं दूसरे वाले में नहीं, इसी में भेजना जो मेन नंबर है, पहले वाला, ठीक है। मैं डिस्कस कर दूंगा, अब मैं भेज दूंगा, सोल्यूशन भेज दूंगा, अब भेज दो, पक्का भेज दूंगा करके, ठीक है सर। आज मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे।
मैथमेटिक्स शुरू करते हैं और डाउट डिस्कशन लेना है मॉड्यूल का, तो थोड़ा सा टाइम चाहे तो और ले लो कुछ दिन, 2-4 दिन, तो सब अटेम्प्ट कर लो प्रीवियस मॉड्यूल, तो फिर डिस्कस करते हाँ हैं सर, बहुत पहले। सारे क्वेश्चन, थोड़ा टाइम दे दीजिए। हाँ, तो मैग्नेटिज्म स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे करके, और जो प्रीवियस वाला है उसका डाउट सेशन, तो चलो ये वीक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज ट्यूसडे है, तो जब नेक्स्ट कमिंग वीक की जो क्लास होगी उसमें डाउट डिस्कस रखेंगे फिर हम, ठीक है ना। तो फिर ये नहीं एक्सक्यूज होना चाहिए कि सर ये रह गया वो रह गया, पूरा अटेम्प्ट कर लो, एनफ टाइम मिल जाएगा। सर किसकी बात कर रहे हैं आप? ये जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया है, इसके डाउट सेशन के लिए तो और सर कैपेसिटर भी ना? हाँ, कैपेसिटर होगा सब, ठीक है ना। तो सर अगले संडे कराएंगे ना, मतलब? हाँ हाँ हाँ, ओके ठीक है ना। हाँ, तो ये इसमें किस कर लो। तरह के क्या बताया आपने? डाउट डिस्कशन जो चैप्टर हो चुके हैं बेटा, उसका डाउट डिस्कशन हमें ये वीक का टाइम ले लो, संडे को टाइम देके फिर डिस्कस कर लेंगे। और जब तक आप अटेम्प्ट कर लो, फिर ये ना रहे कि सर मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है। यस सर। करंट वाला चैप्टर पहले करना चाहिए या कैपेसिटर वाला? करंट ही करो पहले, रिसेंटली किया है, उसका कैपेसिटर से धीरे धीरे करते जाओ, सर ठीक है। हाँ, ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर हाँ बोलो बेटा। इसके साथ मॉड्यूल के साथ रेफरेंस बुक जो यूज करते हैं वो HCV काफी है कि कोई और यूज करते हैं? और कोई जरूरत नहीं है, बस प्रीवियस ईयर की कोई ले लो जिसमें एडवांस के लिए भी सर इतना ही काफी है? हाँ हाँ हाँ, ये आपका मॉड्यूल HCV मोर देन एनफ है, उसी को बार बार करना है, जितनी बार कर पाओ करो। और वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का वाला वो कोई भी ले लो, तो वो तो प्रीवियस ईयर के तो सेम ही रहते हैं हर जगह, ठीक है ना। तो 10-20 साल के। लेकिन HCV में ज्यादा सब्जेक्टिव नहीं रहते हैं, मतलब बोर्ड टाइप वाले क्वेश्चन? बेटा बोर्ड टाइप नहीं, वो सबको उसी से बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं बेटा। अच्छा ओके सर। हाँ, उसी से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, यदि वो क्लियर है तो सब चीजें क्लियर है, उसमें कोई ये नहीं है, ठीक है ना। फिर यदि ये चीजें आपकी बार बार हो रही हैं, फिर भी टाइम मिलता है, तो आपका जो मर्जी है वो करो, ठीक है ना। एरोडो लगाओ, प्रोटो लगाओ, और जो मटेरियल मिलता है यहाँ वहां से वो लगाओ। मतलब मेरे कहने का मतलब है ये नहीं छूटना चाहिए, प्राइमरी चीजें हैं, इसको जितनी बार कर पाओ वो कर लो, इसमें कुछ नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। नहीं तो 50 बता दो तुम यहाँ वहाँ करते रहो और कोई भी बुक परफेक्ट तरीके से ना हो पाए, तो वो नहीं होना चाहिए, मेरे कहने का ये मतलब। बस यदि आप HC वर्मा मॉड्यूल यदि ये अच्छे से कर पा रहे हो, अपनी स्कूल टेक्स्ट बुक्स अच्छे से पूरी हो गई है, अच्छे से हो गई है, बार बार हो गई है, कोई चीज फंस नहीं रही है, तो फिर जो मर्जी आए करो आप, ठीक है। ओके सर। सर जो चैप्टर आप अभी नहीं पढ़ा रहे हैं उनके डाउट्स में तो सर क्या? आगे वाले कि पहले? नहीं सर, पहले वाले सर, 11th के। 11th के तो 11th के ऐसे संडे वनडे रख लेते हैं यार, फिर मतलब कॉमन करके कि तो डिसाइड कर लो तुम आपस में, या तो फिर सर आप व्हाट्सएप पे सॉल्व कर दिया करिए, मतलब दे दें या चलो ठीक है, कोशिश करता हूँ। एक्चुअली मॉर्निंग में बहुत ज्यादा सर, क्योंकि फिर अगर उसका सर डाउट सेशन रखेंगे तो ये कॉम्प्रोमाइज, इसका डाउट सेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा सर। चलो कोशिश करता हूँ, तो किसी एक का रख लो ना कि HCV से ही करना है, ऐसा रैंडम से होगा भाई, किसी एक से होगा तो ये रहेगा, सबके कॉमन रहेंगे तो कम से कम वो चीज पूरी हो जाएगी, मतलब मेरे ये है। बुकलेट ही सही है, मॉड्यूल ही सही है। तो मॉड्यूल से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर सारे लोग मॉड्यूल से ही करो फिर। सर आपके पास HCV की PDF होगी? है, लेकिन वो बहुत यार ज्यादा है, वो उसमें व्हाट्सएप में जा नहीं रही, उसमें शायद इंस्टा में आ जाए, तो इंस्टा में डाल दूं क्या? सर ड्राइव पे डाल के लिंक डाल दीजिए। हाँ ये कर सकते हैं, चलो ठीक है। हाँ ड्राइव में सर ड्राइव पे डाल दिया करिए। ठीक ये ठीक रहेगा। हाँ ड्राइव पे हो जाएगा, ठीक, गूगल ड्राइव पे डाल देना। और सर आप जो वीडियोस बनाते हैं जो यूट्यूब पे डालते हैं सर, वो बहुत क्लियर नहीं रहती है, मतलब जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर डाले हैं, तो उसमें से 1-2 वीडियो में सर वो बहुत थोड़ा दूर से फोकस, और सर सही से जो आप लिखते हैं वो दिखता नहीं है। सर आप प्लेलिस्ट भी बना दीजिए सर यूट्यूब पे।
यूट्यूब जैसे पे क्या? आलोक सर की प्लेलिस्ट सर, जैसे आलोक सर की सर सारे प्राइवेट वीडियोस की बनी हुई है, तो सर लिंक नहीं प्लेलिस्ट, चलो प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। और वैसे मैंने लिंक शेयर किए प्रॉपर सीक्वेंस वाइज। ये सर लिंक तो है, बट सर वहां से ज्यादा सही रहता है ना, चलो चैप्टर ठीक वाइज है, मिल जाते हैं सारे। प्ले लिस्ट बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, बैठना पड़ेगा मुझे, बना दूंगा। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं और मैग्नेटिज्म स्टार्ट करते हैं। तो जो नया चैप्टर हमें स्टार्ट करना है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में बेसिकली अभी तक हमने पढ़ा था चार्ज एट रेस्ट, सॉरी स्टैटिक्स में पढ़ा था चार्ज एट रेस्ट, और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में मूविंग चार्ज। इसमें भी हमें मूविंग चार्ज के बारे में स्टडी करना है। तो वी विल स्टडी अबाउट मूविंग चार्ज। वी विल स्टडी अबाउट मूविंग चार्ज। सर। हाँ बोलो। सर आप इसका वीडियो अपलोड करेंगे? कर दूंगा, वीडियो के भरोसे ज्यादा मत रहा करो, क्लास ठीक से अटेंड किया करो। वी विल कर दूंगा, ठीक है, लेकिन वीडियो के भरोसे ज्यादा रहा मत करो, मैं छोड़ दूंगा फिर एक आध बीच में, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वी विल स्टडी अबाउट मूविंग चार्ज। हम लोगों ने डिस्कस किया था शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने से पहले कि चार्ज के बारे में स्टडी करना है पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोसिटी वाला पार्ट हो चुका है, करंट हो चुका है, अब मैग्नेटिज्म में आ गए हैं। तो चार्ज के बारे में स्टडी करना था। वहां पर स्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने चार्ज एट रेस्ट पे स्टडी किया था। यहाँ पर मूविंग चार्ज को स्टडी करना है। और ये भी हमने देखा था कि यदि चार्ज मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर देगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो इफ चार्ज इज मूविंग, एक पॉइंट लिख लो, इफ चार्ज इज इन मोशन, इफ चार्ज is in motion, then it will produce electric field and magnetic field with respect to observer, with respect to observer, with respect to observer। ये हमने डिस्कस किया था भाई, रेस्ट और मोशन तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ही डिफाइन होगा। और यदि कोई चार्ज मूविंग चार्ज है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। जैसे हम बात करें, एक चार्ज ये है प्लस क्यू और ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, और एक ऑब्जर्वर ए है। फटाफट कर लो, ये सिंपल सा है बिल्कुल, जहां हमें समझना होगा वहां समझेंगे। तो ऑब्जर्वर ए है और ये एक ऑब्जर्वर बी है और ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v से। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर ए, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर ए, charge will produce electric field as well as magnetic field both. Electric field and magnetic field. Magnetic field both. यदि B की रिस्पेक्ट में बात करें, according to observer B, यहाँ कुछ ज्यादा कुछ समझना नहीं, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ठीक है ना, ज्यादा समझना होगा, हम डिस्कस करेंगे चीजों को। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर बी, ओनली चार्ज विल ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड।
इसका मतलब ये हुआ कि रेस्ट और मोशन ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज की वजह से जो प्रोड्यूस होती है वो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। भाई कोई ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो चार्ज रेस्ट पे भी हो सकता है, किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, magnetic field produced by charge, magnetic field produced by charge is frame dependent quantity. Frame dependent quantity. क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कॉमन जनरल टर्म है, वेक्टर क्वांटिटी इट फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ अलजेब्रा। It follow vector laws of algebra. Vector laws of algebra. Algebra. ठीक. Its SI unit is Tesla. Its SI unit is टेस्ला, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ जनरल पॉइंट है जो आप ऑब्जर्वेशनल फैक्ट है, ऑब्जर्वेशनल बेस्ड है, ये चीजें आपको जनरल पॉइंट है, ये पता होना चाहिए। फटाफट कॉपी कर लो, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है किसी पॉइंट में तो बता सकते हो। दिख रहा है साथ साथ बोर्ड? यस सर। हाँ, सर बोलो बेटा। अगर हमारा चार्ज की वेलोसिटी और ऑब्जर्वर बी की वेलोसिटी दोनों अलग अलग होती तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर बी हमारा दोनों इफेक्ट मतलब क्या होता ना, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। बिल्कुल 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 100%। ओके सर अगर दोनों की सेम स्पीड है तो फिर नहीं होगा ना मैग्नेटिक फील्ड। सेम वेलोसिटी है और सेम वेलोसिटी है ना, सेम वेलोसिटी। हाँ हाँ। कॉपी कर लिया, बेटा दो। यस सर। यस। तो ये कुछ जनरल चीजें, जनरल ऑब्जर्वेशन थे जो हमें याद रखने हैं पॉइंट्स। अच्छा, अब मेन चैप्टर पे आते हैं। अब यहाँ से समझना शुरू करना, ठीक से यहाँ से फोकस करना, कंसंट्रेट करना, कोशिश करना यही समझ में आ जाए। इस चैप्टर को दो फेज में डिवाइड करेंगे। एक तो ये है कि कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो कहां से आई हमें नहीं पता। उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है, तो उस चार्ज के बारे में स्टडी करना है कि वो चार्ज में फोर्स क्या लगेगा या उसके मोशन को एनालाइज करना है। दूसरा फेज जो चैप्टर है कि मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है तो कितनी होती है, किस डायरेक्शन में होगी, उस चीज के बारे में एनालाइज करना है। समझे मैंने क्या बोला? देयर आर टू फेजेस इन दिस चैप्टर। पहला तो ये है कि कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है, मुझे उसके बारे में नहीं डिस्कस करना। लेकिन उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक चार्ज मूव कर रहा है, तो चार्ज के मोशन को एनालाइज करना है कि चार्ज में क्या क्या इफेक्ट आएंगे, यह चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसका पाथ कैसा होगा, एक्सेट्रा चीजें हमें डिस्कस करनी है। दूसरा फेज ऑफ चैप्टर जो है मूविंग चार्ज जो है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वो
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस करेगा, किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, उस चीज के बारे में डिस्कस करना है। दोनों चीजें समझ में आई जो मैंने बोला? यस सर। यस सर। राइट, यस। तो फेज 1 सर चैप्टर को दो, हाँ बोलो। सर ये ऐसा नहीं हो सकता जैसे एक चार्ज में से नेट निकाला जा रहा है जिसमें मतलब वो खुद से भी प्रोड्यूस कर रही हो और एक बाहर की एक्सटर्नल वाली भी हो? हाँ, अभी मैं समझा रहा हूँ उस चीज को मैं बता रहा हूँ। फेज 1 में चार्ज इज मूविंग in an external magnetic field, in an external magnetic field, अच्छा, जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया कि सर चार्ज तो मूव कर रहा है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो है ही ऑलरेडी, और यदि चार्ज भी मूव कर रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड में अलग से, तो वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हमें उसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस नहीं करना है, तो इस फेज में हमें उसके इफेक्ट को कंसीडर नहीं करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सर हाँ, वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। लिख लो पॉइंट, वी विल नॉट डिस्कस about the magnetic field produced by moving charge, produced by moving charge, in this case moving charge in this phase। सर मतलब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर नहीं करेंगे कि कैसे वो प्रोड्यूस हो? हाँ, एक्सटर्नल मींस आई कहां से, उसके बारे में मुझे जानने की जरूरत नहीं है। वो है किसी की वजह से, मैग्नेट की वजह से हो सकती है, या कोई दूसरा सोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है उसकी वजह से हो सकती है। ठीक है ना? मुझे डिस्कस क्या करना है? मुझे डिस्कस करना है जो चार्ज मूव कर रहा है उस कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव कर रहा है, तो चार्ज के मोशन को एनालाइज करना है। किसको एनालाइज करना है? चार्ज के मोशन को एनालाइज करना है। और मूविंग चार्ज तो है ही, तो मूविंग चार्ज की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर नहीं करना है, या उसके इफेक्ट को कंसीडर नहीं करना है। समझे बात को? नहीं समझे? यस सर। और जो चार्ज मूविंग है उससे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना, मतलब जो हाँ, तो आपने ओरिजिनली कंसीडर किया। हाँ, तो उसको नहीं कंसीडर करना है। ये तो लिखा है मैंने दूसरा पॉइंट, we will not discuss about the magnetic field produced by moving charge in this phase। अच्छा, ओके सर। बात समझ में आई ना? तो हमें Yes, किसको डील करना है? चार्ज इज मूविंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना? तो उस मूविंग चार्ज को डील करना है, उसके मोशन को डील करना है। क्लियर है कि नहीं, ये पहले बताओ। और फेज 2 में क्या करना है? फेज 2 में हमें मूविंग चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। समझे कि नहीं समझे बात को? दोनों में डिफरेंस है। यस फेज 2 में, हाँ, फेज 2 में we will discuss about magnetic field produced by moving charge, तो दो फेज में हमने चैप्टर को डिवाइड कर लिया है। पहले फेज में तो ये स्टडी करना है, दूसरे फेज में ये स्टडी करना है। यस और नो? सर हाँ, मतलब सर आपने मतलब पूरे प्रोसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना? हाँ, जब पूरे चैप्टर को। सर फर्स्ट वाले में जैसे हमने चार्ज था उसका मैग्नेटिक फील्ड इग्नोर कर दिया, तो सेकंड वाले में हमने जो एक्सटर्नल होगा वो इग्नोर कर देंगे। सेकंड वाले में एक्सटर्नल, हाँ बिल्कुल। सर तो मतलब दोनों
एक्सटर्नल और उसकी वजह से जो होगा उसका इंटरफेरेंस नहीं पढ़ेंगे। वो हम बाद में देखेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है यार, तुम छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हो। छोटी सी बात ये है कि मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर रूम में, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड है, वो कहां से आई मुझे नहीं पता। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, उसका मोशन कैसा होगा, मैं उसके बारे में पढ़ रहा हूं। ऐसे ही मैंने फेज 1 में बोला है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है, तो बताओ वो चार्ज का मोशन कैसा होगा, उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है ना? अच्छा, दूसरे फेज में क्या करना है? एक चार्ज है, मूविंग चार्ज है, और मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। ठीक है, तो मूविंग चार्ज है और मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर ये चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पर बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, किस डायरेक्शन में होगी, वो सारा कुछ कैलकुलेट करना है। ओके सर। यस और नो एवरीवन? यस सर। ठीक, तो फेज 1 में चलते हैं, बता रहा हूं मैं। फेज 1 ध्यान देना बढ़िया, बहुत धीरे चलेंगे, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फेज 1, फेज 1 में एक कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये लेट से स्पेस में ये मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी। और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कोई कंफ्यूजन हो पहले सुनो, फिर कोई कंफ्यूजन तो पूछना जरूर। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज है +q और वो v वेलोसिटी देके मैंने उसको छोड़ दिया है और मैग्नेटिक फील्ड से और वेलोसिटी के बीच का एंगल थीटा है। q है चार्ज, v है वेलोसिटी ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, और थीटा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मतलब कोई एक चार्ज है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो बताओ क्या होगा। मुझे यहाँ पर ये नहीं कैलकुलेट करना है कि ये मूविंग चार्ज है, तो इस मूविंग चार्ज की वजह से जो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, मुझे उसकी कैलकुलेशन नहीं करनी है। इस चीज में उसको क्या करना है? इग्नोर करना है, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर यदि ये चार्ज है और चार्ज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और वेलोसिटी वेक्टर और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो ये ऑब्जर्वेशनल फैक्ट है। ऑब्जर्वेशनल फैक्ट ये है कि जैसे चार्ज जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ऐसे ही एक ऑब्जर्वेशनल फैक्ट ये है कि कोई यदि चार्ज है और वो चार्ज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मूव नहीं कर रहा है, मतलब रेस्ट पे है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ये ऑब्जर्वेशनल फैक्ट है। दूसरा ऑब्जर्वेशनल फैक्ट ये है कि कोई चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, और यदि कोई चार्ज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो ये ऑब्जर्वेशनल फैक्ट है कि इट विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स।
ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। तो यहाँ पर पहला ऑब्जर्वेशनल फैक्ट है फैक्ट। फर्स्ट फैक्ट ये है कि if charge is moving in external magnetic field, if charge is moving in external magnetic field, then it will experience magnetic force. दूसरा फैक्ट ये है कि यदि चार्ज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रेस्ट पे है, then it will not experience any magnetic force. If charge is in rest in an external magnetic field, then magnetic force experienced by it zero. Then magnetic force experienced by charge will be zero. These are the observational facts. Are you getting my point? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes or no? इतना बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. गुड। फिर ये फैक्ट है, फिर ये ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया और ये पाया गया कि जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो जो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आता है, मैग्नेटिक फोर्स ऐसा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो Q V क्रॉस B के बराबर, इट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज। ये एक्सपीरियंस किया गया, बैकट्रैक से फिर एक एक्सप्रेशन फाइंड किया गया, जैसे लॉज होते हैं ये वैसे ही है। ये ऐसा बोला जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का एक लॉ है, ऐसे ही किसी ने बता दिया, साइंटिस्ट ने, कि इतना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो हमें मानना है। तो इट इज अ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय मूविंग चार्ज इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये कहां से आया? एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से आया। इट इज अ मैग्नेटिक फोर्स, it is a magnetic force experienced by moving charge in an external magnetic field, in an external मैग्नेटिक फील्ड। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन मार्क है, कुछ है तो बोल दो। और फटाफट कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चार्ज जब मोशन में होगा तभी ये फोर्स लगेगा ना? बिल्कुल, ये ऑब्जर्वेशनल फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। फटाफट कॉपी करो, इसमें और अभी एनालाइज करना है। मिटा दो इधर वाला। यस ठीक। बहुत मजेदार चैप्टर है, बस चीजें याद रखना। जैसे इलेक्ट्रोस्टेट में बहुत सारे केसेस कर रहे थे ना, हम कैलकुलेट कर रहे थे, ऐसे इसमें भी सब वैसे ही चैप्टर है, ऑलमोस्ट वैसे ही चैप्टर है ये भी। अब यहाँ पे सबका मीनिंग समझा चुका हूं। ये इट इज अ मैग्नेट, ये मैग्नेटिक फोर्स है। अब यहां पे बात आती है कि मैग्नीट्यूड की बात करूं, हमने फोर्स निकाला, ये फोर्स निकाला क्या है? ये एक्सपेरिमेंट से आया
Q V क्रॉस B, इट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज। ये कहां से आया? आपका एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से आया है या ऑब्जर्वेशन से आया? बोलो सर। इसीलिए सर लेफ्ट हैंड रूल होता है मूविंग चार्ज के लिए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी अभी करेंगे। यहां से मैग्नीट्यूड की बात करूं तो F इज इक्वल टू मॉड ऑफ F इज इक्वल टू Q VB साइन थीटा। सबका मीनिंग मैं समझा चुका हूं। इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, राइट। अब डायरेक्शन वगैरह देखना है तो डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ, फॉर कैलकुलेशन या फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। सुनना ठीक से। और ये राइट हैंड थंब रूल वेरी इंपॉर्टेंट है, और पूरे चैप्टर में आपको दुनिया में या किसी बुक में या स्कूल में या कहीं भी पता नहीं कितने राइट हैंड लेफ्ट हैंड थंब रूल जो भी दुनिया भर की चीजें बताई जाएंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल बताऊंगा, वो राइट हैंड थंब रूल। सारी चीजें इसी से होंगी, ठीक है, और कोई रूल जानने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? ये F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी है, तो पता ही है यार क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? वी क्रॉस बी वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर के अलॉन्ग राइट हैंड की फिंगर रखते हैं और कर्व करते हैं सेकेंड वेक्टर की तरफ इंक्लूडिंग थीटा। यस और नो? क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था नहीं? यस सर। यस सर। यस तो सर। यहाँ से वी की डायरेक्शन में फिंगर रखोगे और कर्व करोगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, थीटा इंक्लूड हो रहा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ थंब होगा दैट विल गिव अस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या है? लिखो जल्दी से राइट हैंड थंब रूल। वी हैव टू पुट फिंगर्स ऑफ, वी हैव टू पुट, जो न्यू स्टूडेंट है बिल्कुल ध्यान से देखना है इसको, वी हैव टू पुट fingers of right hand in the direction of velocity vector, in the direction of velocity vector, and curve towards magnetic field vector, including theta, then direction of thumb will give us direction of magnetic force if charge is positive. If charge is negative, then magnetic force will be opposite to the direction of thumb. Then magnetic force will be opposite to the thumb.
कोई कंफ्यूजन है बोलो स्टेटमेंट में? सुन लो, पढ़ लो अच्छे से। दिख रहा था आपका? यस सर। सर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस क्यों है डायरेक्शन में? ऐसा एक्सपीरियंस किया गया है। फिर वही बात, V क्रॉस B यदि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड एक्सपीरियंस करे, नेगेटिव चार्ज है तो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। इसके ऑब्जर्वेशनल फैक्ट है। बिल्कुल। ओके सर। हाँ, फटाफट कॉपी करो, मैं मिटाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ये V क्रॉस B राइट हैंड को यूज करने में? भाई ऐसे रखोगे V की तरफ और मैग्नेटिक कर्व करोगे, थीटा भी इंक्लूड हो रहा है। ऐसे रख नहीं सकते हो क्योंकि ऐसे कर्व होंगी नहीं। ऐसे कर्व करोगे थीटा इंक्लूड नहीं होगा, तो ऐसे ही रखना पड़ेगा। B की तरफ कर्व कराना है तो थीटा को इंक्लूड कराना है। थंब कहाँ जाएगा इस केस में? आउटसाइड। नेगेटिव चार्ज होता तो थंब के अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होता। तो इससे तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे क्यू वी बी साइन थीटा से, और डायरेक्शन का कैसे देख लेंगे? राइट हैंड थंब रूल यूज करके देख लेंगे। यस और नो? यस सर। यस सर। गुड। मिटा दूं? बोलो। यस सर। सर एक सेकेंड बस। हाँ, कॉपी कर लो। सर हाँ बोलो बेटा। अगर जैसे यहाँ पे अभी नेगेटिव चार्ज होता तो हम लोग वैसे ही वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करते, लेकिन ऑपोजिट हो जाता, इनसाइड हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, थंब के अपोजिट हो जाता। यस सर, आप कर दीजिए। अच्छा, इसी को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू, सबका मीनिंग मैं लिखवा चुका हूं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। डायरेक्शन कैसे देखना है वो डिस्कस कर चुके हैं। F जो मैक्सिमम होगा वो होगा क्यू वी बी के बराबर होगा, और वो कब होगा? जब साइन थीटा का वैल्यू क्या हो? मैक्सिमम हो, +1 हो, मतलब थीटा कितना हो? 90 डिग्री और π/2 रेडियन। लिखते जाओ, सिंपल सिंपल से पॉइंट है, बस लिखवाना है मुझे, इसलिए लिखना है, लिख लो। और जो थीटा का वैल्यू मुझे पता है, एंगल बिटवीन वेक्टर का रेंज कहां से कहां तक लाई करता है? 0 डिग्री से 180 डिग्री तक मैंने वेक्टर में समझाया हुआ है। यस और नो? और 0 डिग्री से 180 डिग्री में साइन का वैल्यू क्या रहेगा? 0 रहेगा या पॉजिटिव रहेगा? मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स जो होगा वो 0 होगा, और वो कब होगा? जब साइन थीटा का वैल्यू क्या हो? 0 हो। और वो कब होगा? जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा, मतलब पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। एग्री और नॉट? यस सर। गुड। मिटा रहा हूं बस, इसकी थोड़ा सा सर थीटा हमेशा एक्यूट ही मानेंगे? बिल्कुल, वो एंगल बिटवीन वेक्टर, मैंने वेक्टर में ऐसे ही डिफाइन करवाया था। एंगल बिटवीन वेक्टर एक्यूट एंगल को ही बोलते हैं। जब टेल को टेल से ज्वाइन करते हैं तो जो स्मॉलर एंगल होता है टेल टेल के बीच में, उसे ही एंगल बिटवीन वेक्टर बोलते हैं। बड़े वाले एंगल को एंगल बिटवीन वेक्टर नहीं बोलते हैं। डिफाइन ही किया गया है एंगल बिटवीन वेक्टर इस तरीके से। राइट। इसको इसकी सिचुएशन को, मोशन को एनालाइज करते हैं डिफरेंट केसेस में। तो केसेस एक एक करके एनालाइज करते हैं। तो इसमें केस 1,
केस 1 में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब है, इसका मतलब है वेलोसिटी वेक्टर इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अच्छा, it implies that force F is equal to QVB sin 0 डिग्री is equal to 0। मतलब ये है कि यदि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इट इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। एक मिनट बेटा, स्टूडेंट, हेलो, हाँ बेटा, क्लास ही ले रहा। क्या हुआ? अच्छा अच्छा बेटा, मैं बेटा 9 बजे के फ्री हूँ यार। मैं सुबह भेज दूँ? सुबह हाँ, सुबह बात कर लो, ठीक है? ओके। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और ये चार्ज है और प्लस Q चार्ज मान लिया मैंने, और वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फोर्स आपका 0 आ रहा है। अब समझना ठीक से यहाँ से। अब यदि मैग्नेटिक फोर्स 0 है और एक ही फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, अब मैग्नेटिक फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा? नो सर। नो सर। और ये अच्छा, वेलोसिटी में कोई चेंज, भाई मैग्नेटिक फोर्स 0 मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब there is no change in velocity, or no change in velocity, it implies that path of the particle will be a straight line in the direction of magnetic field, yes or no? Yes sir. Yes sir. तो बस लिखते जाओ ऐसे ही, it implies that acceleration equal to 0, it implies that velocity will be constant, it implies that path will be a straight line, path will be a straight line in the direction of magnetic field vector। एग्री और नॉट? कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो, बिल्कुल सिंपल सा है। सर नेगेटिव साइड में डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना? हाँ, यदि किसमें डायरेक्शन चेंज? सर माइनस Q अगर होगा तो? नहीं, बिल्कुल नहीं, यही रहेगा, डायरेक्शन रहेगी। बिल्कुल। यस सर। भाई जब फोर्स 0 है तो 0 फोर्स का कोई डायरेक्शन थोड़ा ना होता है। यस सर। हाँ बोलो बेटा, बोलो। सर ये थीटा की वैल्यू 0 है, मतलब कि हमारा या तो वो 0 है या फिर 180 है। अब दूसरा केस लेते हैं ना, क्या परेशान हो? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट इम्प्लाइज दैट वेलोसिटी वेक्टर is anti-parallel to magnetic field vector. It implies that force F is equal to QVB sin 180 degree equal to 0. It implies that acceleration equal to 0. किसी स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन हो बोल देना। It implies that velocity will be constant. It implies that path of the particle, complete करो statement, path of the particle complete करो, opposite to the magnetic field. हाँ, will be a straight line opposite to the direction of magnetic field, opposite to the direction of इस पर पूरा पैराग्राफ आया भाई, यही डायरेक्शन के लिए कहाँ जाएगा पार्टिकल, पाथ कैसा होगा, पूरा 12 नंबर का प्रॉब्लम आया है आईआईटी एडवांस में। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर,
दोनों केस क्लियर है? यस सर। गुड, मिटा रहा हूं, जल्दी कॉपी कर लो फटाफट। एक मिनट। चाहो तो यहाँ पर फिगर भी बना लेना, ये वाला। ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और जो चार्ज इस बार प्रोजेक्ट किया गया है इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है v वेलोसिटी से प्लस q चार्ज। यार कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। गुड सर अगर यहाँ पे हमारा चार्ज नेगेटिव होता तो भी ये सारी चीजें सेम होती? बिल्कुल, इसके लिए सेम ही होती। अब यहाँ पे केस थर्ड, अब कह लो तो केस 1 केस 2 में तुमने टाइम पास ही किया है, केस थर्ड इंपॉर्टेंट है। केस थर्ड, केस थर्ड में क्या है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट implies that velocity vector is perpendicular to the magnetic field vector. It implies that F is equal to QVB sin 90 degree is equal to QVB। ये मैग्नेटिक फोर्स रहेगा। देखते हैं। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो मैं यहां पर नोटेशन समझा देता हूं। नोटेशन में कई बार प्रॉब्लम होती है। यदि ऐसे क्रॉस बना हुआ है, ये क्रॉस, और क्रॉस में गोला भी लगा हो सकता है, ऐसे भी लगा हो सकता है, इसका मतलब होता है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। लिख लो ये सिंबल, ऐसा बना हुआ है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। मेरा बोर्ड है तो बोर्ड के अंदर। समझे कि नहीं समझे नोटेशन? और यदि ऐसे डॉट बने हुए हैं, ये डॉट, कई बार डॉट के ऊपर गोला भी लगा होता है, इसका मतलब है आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और ऐसे बना हुआ है, इसको बोलते हैं अपसाइड। अपसाइड या वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली अपवर्ड। ये नोटेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ऐसे बना हुआ है मतलब डाउनवर्ड, डाउन वर्ड्स। नोटेशन क्लियर है? यस। तो क्योंकि आपको कोई बताएगा नहीं, ऐसे नोटेशन बने होंगे, आपको समझना पड़ेगा देख के। अब यहाँ पर यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर मान लूं, ये इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज है प्लस क्यू,
और इसका मास जो है वो m मान लेता हूं, और ऐसे इस प्लेन में वेलोसिटी v दे दी, डायरेक्शन मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया है, दिख रहा है बोर्ड में, सब बोर्ड साफ दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो अब यदि ये वेलोसिटी चाहे मैं इस डायरेक्शन में देता, चाहे इस डायरेक्शन में देता, चाहे ऐसे देता, मतलब इस प्लेन में कहीं भी देता, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कितना रहेगा बोलो? 90। तो जो हमने केस कंसिडर किया है या जो सिचुएशन कंसिडर की है वो सेटिस्फाई हो रहा है इस फिगर से कि नहीं हो रहा है? यस सर। अच्छा, अब मैंने बताया है कि राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। पहले मैं फिगर बना ही देता हूं, ठीक है, पहले फिगर बना ही देता हूं, फिर मैं डिस्कस कर दूंगा कि फिगर हमें साफ साफ बनाना है। पहले मैं फिगर बना ही देता हूं, फिर डिस्कस कर देता हूं। सर डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हैं? नहीं, थंब रूल यूज करो, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तुम्हें स्कूल में कुछ पता है तो वो भूल जाओ, स्कूल में यूज करो। तुम्हें डायरेक्शन निकालने के लिए कोई थोड़ा ना पूछे कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हो, यही रटो, क्योंकि मैं इसके अलावा कोई दूसरा रूल मुझे बताना भी नहीं है। ओके सर। हाँ, आगे किसी भी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से बताऊंगा सब में। ये डायरेक्शन ऑफ एफ समझना, देखो यहां पर ये वेलोसिटी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। वेलोसिटी फिंगर रखी मैंने, कर्व किया मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, थंब इधर जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, यस और नो? यस सर। ठीक है, ध्यान से देखना, ये सेंटर सी है। अब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स किसके परपेंडिकुलर है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और होगा भी क्योंकि v क्रॉस b है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो नया वेक्टर आता है वो उन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता? यस सर। यस सर। तो ये सर फिर से बता दीजिए, आपने क्या कहा अभी? सर फिर से बता दीजिए। जो क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आता है, नया वेक्टर, वो जिन दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से नया वेक्टर आया है, क्या वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता? यस सर। हाँ, तो वही चीज तो है। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये आपका फोर्स वेक्टर आया, और वेलोसिटी वेक्टर के यदि परपेंडिकुलर है फोर्स वेक्टर, तो क्या वो फोर्स उसकी स्पीड को चेंज करेगा क्या? यस सर। सोच लो, स्पीड को चेंज करेगा क्या? डायरेक्शन नो सर। सिर्फ डायरेक्शन स्पीड में डायरेक्शन क्या चेंज करेगा? डायरेक्शन चेंज करेगा। तो जैसे ये वेलोसिटी वेक्टर फिंगर रखा परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन चेंज होगा। तो जैसे ही ये फोर्स लगा तो कुछ टाइम बाद इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। एग्री और नॉट? अब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखूंगा तो वेलोसिटी ये है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स अभी भी ऐसे लगेगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो फोर्स अभी भी ऐसे लगेगा और किधर पॉइंट करेगा? जिधर ये पॉइंट कर रहा था। सर सेंट्रीपिटल जैसा हो जाएगा ना? बिल्कुल सेंट्रीपिटल जैसा हो जाएगा। तो ये जैसे जैसे ऐसे क्या करता रहेगा? डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, और फोर्स हमेशा किधर पॉइंट करेगा? एक पर्टिकुलर सेंट्रीपिटल, एक कॉन्सेंट्रिक पॉइंट पे पॉइंट करेगा। और तो फिर इसका पाथ कैसा होगा बोलो? सर्कुलर। और कैसा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं होगी। यस और नो बोलो? यस सर। यस सर। तो इस केस में पहला पॉइंट तो आया, पहला पॉइंट ये आया, मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज पॉइंटेड, मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर, ये तो हमेशा ट्रू है। तो मैग्नेटिक फोर्स मुझे वहां भी लिखवाना चाहिए था, यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नेटिक फोर्स विल ऑलवेज बी
always be perpendicular to both velocity vector and magnetic field vector. Agree or not इस पॉइंट पे? जल्दी बोलो फटाफट। यस सर। अच्छा, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यदि वेलोसिटी वेक्टर से लें, या फिर मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से लें, या फिर एक्सेलरेशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी वेक्टर से लें, या फिर एक्सेलरेशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा ना फील्ड वेक्टर से लें, तो क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन किसकी डायरेक्शन में होता है? फोर्स की डायरेक्शन में होता है, और एक्सेलरेशन वेक्टर जो होगा वो हमेशा किसके डायरेक्शन में होता है? बोलो, फोर्स की डायरेक्शन में होता है। इस पॉइंट में कंफ्यूजन किसी को भी? सर आखिरी में जो आपने एक्सेलरेशन के साथ एरो में लिखा है वो क्या है? एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू द फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन और फोर्स, जिधर फोर्स लगेगा उधर तो एक्सेलरेशन होगा। यस सर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसका जो पाथ होगा पार्टिकल का वो कैसा होगा? पाथ ऑफ द पार्टिकल will be uniform circular motion. Uniform circular motion. क्यों? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट रहेगी। ये इमेजिन कर पा रहे हो? क्योंकि फोर्स हमेशा किसके परपेंडिकुलर है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो फोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज कर सकता है? डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता है, because speed will remain constant. Speed will remain constant, not velocity. Speed will remain constant. यार बोलो, समझ में आया नहीं आया? सर आ गया सर। हाँ बोलो सर। अगर सर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट ना रख के चेंजिंग रख दें तो सर वेलोसिटी कांस्टेंट। अभी उसके बारे में बाद में देखेंगे सर। ये समझो पहले। हाँ सर ये स्पीड कांस्टेंट है कि फोर्स कांस्टेंट है ना? सर नेट चला गया था, बता दीजिए। स्पीड कांस्टेंट है तो फोर्स कांस्टेंट है। हाँ ठीक। अब जाओ देखो, यहां से एक पॉइंट ये कंक्लूड कर सकते हैं, जब स्पीड चेंज नहीं हो रही है, समझना, स्पीड चेंज नहीं हो सकती, ये बात तो तय है, क्योंकि फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। स्पीड चेंज नहीं होगी तो क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी? नो सर। तो काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट। अब आप ही को आंसर देना, मुझे कुछ नहीं देना, मुझे तो पॉइंट लिखते जाना बस। अच्छा, सर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किया गया वर्कडन से जीरो होगा ना सर? हाँ, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, तो इसका मतलब चेंज इन वर्क डन बाई, यहाँ कितने फोर्स लग रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और वर्क एनर्जी थ्योरम भी यदि याद हो तो जो फंडामेंटल या बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम है वो यही तो बोलता है, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा यस। अच्छा, तो यहाँ पर वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? जीरो। वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स is equal to change in kinetic energy, which is equal to 0. It implies that
मैग्नेटिक फोर्स कैसा फोर्स हो गया, पावरलेस फोर्स हो गया कि नहीं हुआ? यस यस क्योंकि पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, तो इट इंप्लाइज दैट मैग्नेटिक फोर्स इज पावरलेस फोर्स। सर मतलब सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं ला सकता है। एग्री? सर किसी भी थीटा के लिए? किसी भी थीटा के लिए बेटा, आगे वो भी बता दूंगा क्यों, आगे वो केस भी आएगा, परेशान मत हो। क्लियर? यस सर। यस सर। क्योंकि ये बात तो तय हो गई है ना, ये स्टेटमेंट, ऊपर वाला स्टेटमेंट सिर्फ ऐसा नहीं कि थीटा 90 डिग्री के लिए वैलिड है, ये तो हमेशा वैलिड है ना, पहला दूसरा पॉइंट। यस और नो? यस सर। यदि पहला वाला पॉइंट हर सिचुएशन के लिए वैलिड है तो ये वाले पॉइंट भी तो वैलिड रहेंगे सर, किसी भी थीटा के लिए। चलो अब यहां पर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेट से सर्कल का रेडियस आर है, लेट आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, रेडियस ऑफ सर्कल है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है बोलो? F इज इक्वल टू QVB इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, यस और नो? यस यस सर। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स है, यदि ऑब्जर्वर को मैं इसी पे बैठा दूं तो ये तो रेस्ट पे आ जाएगा, याद है ना? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? mv स्क्वायर बाय आर। mv स्क्वायर अपॉन आर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये चार्ज है और यदि ये v वेलोसिटी से जा रहा था तो इधर सेंट्रीपिटल फोर्स qvb लग रहा था और इसको बैलेंस, ये रेस्ट पे हो जाएगा क्योंकि ऑब्जर्वर को मैंने यहीं पर बैठा दिया है, तो क्योंकि ऑब्जर्वर को उस पर बैठा के देखना में फोर्स बैलेंसिंग में आसानी हो जाती है ना, देखना आसान हो जाता है, मैंने बताया था। यस सर। स्यूडो फोर्स होता है ना? हाँ, तो सेंट्रीफ्यूगल क्या है? स्यूडो फोर्स। तो mv स्क्वायर बाई आर इसको बैलेंस कर रहा होगा, तो qvb इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, इट इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू mv बाई qb, इट विल बी द रेडियस ऑफ सर्कल। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया, r is equal to mv by qb will be the radius of this circle, yes or no? यस सर। कई बार आपको यही एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, r is equal to v डिवाइड बाई अल्फा b, और यहां पर अल्फा को बोला गया है q बाई m, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। Q बाई एम, चार्ज अपॉन मास रेशियो को क्या बोलते हैं? एक नया नाम दिया गया है, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, यस और नो? यदि रेडियस आ गया है बेटा, रेडियस आ गया है तो क्या सरकमफ्रेंस निकाल सकते हो? यस। और रेडियस आ गया है तो सरकमफ्रेंस निकाल सकते हो, और स्पीड पता है हमें, तो क्या टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकाल सकते हो? यस सर। यस सर। बोलो फटाफट क्या होगा? तो सर 2 पाई m अपॉन qb। 2 पाई r डिवाइड बाई v। v। तो r की वैल्यू रखो, तो r की वैल्यू रखने के बाद क्या आ रहा है बोलो? सर 2 पाई m अपॉन qb। 2 पाई m अपॉन qb लिखते जाना, इट इज अ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, इट इज अ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, इट इज अ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। एनी कंफ्यूजन?
सर मतलब टाइम पीरियड फॉर अ गिवन मास एंड चार्ज कांस्टेंट रहेगा हाँ ना? हाँ वो गिवन होगा, बी भी कांस्टेंट है। मतलब तो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बिल्कुल, टाइम पीरियड किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है? वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये डिपेंडेंसी में भी ऑप्शन आए हुए हैं मल्टीपल करेक्ट वगैरह में, कौन किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, विच वन इज करेक्ट। तो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड, लिख लेना, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। टाइम पीरियड, टाइम does not depend on speed of charge। चलो यहां तक पहुंच गए। टाइम पीरियड आ की गया, वेलोसिटी स्पीड बोल दो, स्पीड ही तो है। ओके सर, ठीक है ना? हाँ अच्छा, यदि हम बात करें फ्रीक्वेंसी तो 1/T कितना होगा? जल्दी देखो, QB/2πm। 2πm। तो बाकी सब कुछ लिख सकते हैं, लिखना है लिख लो। यह फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। अच्छा, टाइम पीरियड पता है तो क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं? क्या होता है? 2π/T, यही तो होता है ओमेगा। यस सर, यस सर। यस सर। या फिर बोलूं 2π × f, तो कितना हो जाएगा इधर बताओ, ये रख के। सर QB/m। QB/m, इट इज अ एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी? एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या आपको केस थर्ड में कोई भी कंफ्यूजन रह गया है? और कौन सा पैरामीटर किस पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है? सब कुछ बता सकते हो इन सारे एक्सप्रेशन को देखते हुए? यस सर। सोच लो अच्छे से, 2 मिनट देता हूं, जल्दी से कॉपी कर लो जिनका कॉपी नहीं हुआ है। और दूसरी बात, जल्दी से ये एक बार कर लो केस थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज, यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे सर्कल बना रहा है, नेगेटिव चार्ज होता तो क्या ऐसे सर्कल बनाता? यस सर। क्योंकि अभी थंब इधर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज होता तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ थंब, तो सर्कल कैसा बनता है? ऐसा बनता है। यस और नो? यस सर। यार समझ में आ गया सबको? सेजल है प्रेजेंट? यस सर। समझ में आया? यस सर। यस है। रोहित है? यस सर। हाँ बोलो बेटा। सर अगर यहाँ पे हमारा मास अगर कांस्टेंट ना हो, हाँ, तो फिर यहाँ पे हमारा मतलब इंटीग्रेशन यूज होगा। हाँ हाँ हाँ, वो चीजें बाद में उतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा नहीं, तो हमको जब क्वेश्चन करेंगे तब डिस्कस करेंगे उन चीजों। अभी तो एक्सटेंडर वाले पहले देखो, पहले एक्सटेंडर केस देख लो बेटा, ठीक है? ओके ओके सर।
हाँ पालक है। यस सर। हाँ क्लियर है। यस सर। ठीक। प्रथमेश। यस सर। यस सर। सर हाँ बोलो। तो ये जितने पॉइंट्स हमने लिखे हैं ये सारे के सारे मतलब सभी केसेस के लिए मतलब वैलिड है ना? बिल्कुल, लेकिन ये सारे के सारे पॉइंट ये सर्कल बनाएगा सिर्फ और सिर्फ कब, जब थीटा 90 डिग्री होगा। उसके अलावा वाले केसेस में जरूरी नहीं हमें तो सर्कल बनाए। जैसे जब थीटा 0 180 डिग्री है तो क्या बना रहा था, स्ट्रेट लाइन बना रहा था। हाँ लेकिन ये वाले पॉइंट वैलिड है कि मैग्नेटिक फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द बोथ। ये तो हमेशा वैलिड है, क्योंकि जिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं उनसे उनके एज अ रिजल्ट से जो नया वेक्टर बनता है वो परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता, हमने वेक्टर में पढ़ा था। यस सर। तो ये पहला पॉइंट हमेशा वैलिड रहेगा, तो सेकंड पॉइंट हमेशा वैलिड रहेगा। हाँ थर्ड पॉइंट इस वजह से है क्योंकि इसका एंगल 90 डिग्री इसलिए पाथ सर्कुलर है। यस सर। बात समझ में आई ना। हाँ इसका मतलब सेकंड पॉइंट है उसमें मतलब अगर हम जैसे इसी केस के लिए देखें तो हम v डॉट बी भी लिख सकते हैं कि 0 होगा, लेकिन वो और सब केसेस के लिए नहीं होगा, इसीलिए इस पॉइंट में नहीं लिखा है। नहीं, हर केस के लिए f डॉट बी 0 होगा। नहीं f डॉट बी नहीं, v डॉट बी। हाँ v डॉट बी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, v डॉट बी हर केस के लिए 0 नहीं होगा। ओके सर। हाँ सर लेकिन अगर उसका कंपोनेंट लेके करेंगे तब तो 0 हो जाएगा ना। हाँ तो एक कंपोनेंट तो बचेगा ना फिर। यस सर। आप ऐसे देखो यस ना। सर। चलो वो नेक्स्ट केस में आएगा, चलो ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े, बोल दो। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा मैं आज हाँ बोलो 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 बोलो। सर इससे पहले आपने कुछ इम्पोर्टेंट बताया था, अभी ये सब कराने के बाद नेट चला गया था। नहीं कुछ नहीं है, अभी मैंने कुछ यही बताया था ना बस। ओके सर अगर सर कोई जनरल थीटा हो सर 0 180 या 90 में से अलावा, तो सर ये मतलब 90 वाला केस सर्कुलर मोशन का है, तो सर जनरल थीटा में भी सर्कुलर मोशन होगा? नहीं, उसको अब जो नेक्स्ट थर्ड के बाद जो फोर्थ केस आने वाला है वो जनरल केस ही है। ये स्पेसिफिक केस हमने डील कर लिया, 0 डील कर लिया, 90 डील कर लिया, 180 डील कर लिया। सर उसमें दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे ना। बिल्कुल, उसका पार्ट हेलिक्स होता है, अभी नेक्स्ट केस में उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट केस 4। केस 4 में थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, केस 4। हाँ और लिसन, आज मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, इसलिए मेरी बेटी का बर्थडे है, थोड़ा सा उसका टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ। अरे सर हम लोग की तरफ से भी विश कर दीजिएगा उसको। हाँ सर। तो यस सर। हाँ सर। मैं हाँ सर। ये हाँ आधा सर। घंटे जो तुम्हारे बच्चे को वो नेक्स्ट क्लास में कंपनसेट कर दूंगा। बुला दीजिए, हैप्पी बर्थडे कर दें। हाँ हाँ हाँ, अब वो ऊपर होगी, अभी मैं नीचे वाले रूम पे हूँ। सर प्लीज एक बार नेक्स्ट केस की हेडिंग फिर से रिपीट कर सकते हैं? केस 4 में थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, क्योंकि ये वाले केस हो चुके हैं। ओके थैंक यू सर। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसको जल्दी क्लास शुरू कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, तो आधा घंटे वहां कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।